मित्रों, आज हम अरस्तु का शिक्षा संबंधी विचार को देखेंगे। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक में से सुकरात और प्लेटो के बाद क्रमशः अरस्तु का नाम आता है। अपने विभिन्न प्रकारों के चिंतन द्वारा यथार्थवादी एवं वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए मानव समुदाय के बीच अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन अरस्तु ने किया है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में आगमन विधि की बात करते हैं। विद्वान थे। कुछ लोगों ने उसे नवीन विषयों का जन्मदाता भी कहते हैं। अरस्तु का जन्म एथेंस से 200 मीटर उत्तर में स्थित स्टागीरा नामक स्थान पर 384 ईस्वी पूर्व में हुआ था और मृत्यु 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी। उनके पिता का नाम निकोमाकस एवं माता का नाम फैंस्तिन था। अरस्तु ने शिक्षा को एक ऐसा साधन माना है जिसके द्वारा व्यक्ति में अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है। उनकी समस्त पार्श्विक वृत्तियों का शुद्धिकरण एवं परिमार्जन होता है। वे कहते हैं, शिक्षा से ही व्यक्ति की आत्मा पवित्र होती है। व्यक्ति को अपने अधिकार एवं कर्तव्य को जानने के लिए शिक्षा प्राप्ति अवश्य लेनी चाहिए। अरस्तु ने अपने शिक्षा संबंधी विचार को अपने महान ग्रंथ पॉलिटिक्स की 5वीं पुस्तक में विशद उल्लेख किया है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य नैतिक है और उनकी शिक्षा नागरिकों के चारित्रिक विकास पर बल देती है। अरस्तु के शिक्षा के मूल सिद्धांत को देखें तो वे कहना चाहते हैं कि राज्य के निवासियों को इस प्रकार शिक्षित किया जाए कि वे राज्य के अनुकूल बन जाएं। तभी राज्य विकास कर सकेगा और राज्य के विकास के लिए आवश्यक है कि सभी नागरिकों के लिए एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। शिक्षा को वे राजनीति का अंग मानते हैं। इसके पीछे मूल उद्देश्य है कि शिक्षा होगी तभी व्यक्ति नैतिकवान और चरित्रवान हो सकेंगे और संविधान का सम्मान कर सकेंगे, उस अनुकूल वे व्यवहार कर सकेंगे। वे विज्ञान की अपेक्षा कला पर ज्यादा बल देते हैं। उनका मानना है गणित या विज्ञान और दर्शन के द्वारा बुद्धि का विकास होता है, किंतु यदि इच्छा और चरित्र के विकास की हो तो उसके लिए साहित्य और संगीत की आवश्यकता होती है। अरस्तु ने बुद्धि के विकास से अधिक इच्छा के विकास पर बल दिया है। अरस्तु ने अपनी शिक्षा योजना में कलात्मक तत्वों पर अधिक बल दिया है। ऐसा इसलिए कि व्यक्ति में नैतिकता का संचार अधिकतम से अधिकतम हो सके। एक आदर्श राज्य के लिए उत्तम नागरिकों का निर्माण करना ही अरस्तु की शिक्षा का मूल उद्देश्य हम मान सकते हैं और इसके लिए शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर स्तर पर व्यक्ति का विकास करना अपेक्षित जान पड़ता है। यहाँ पर सिनक्लेयर द्वारा कही गई बातें युक्त दिखती है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि अरस्तु के शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण रूप से ऐसा अच्छा मनुष्य पैदा करना है जो कार्यकुशल तथा गुण संपन्न, गरिमा संपन्न तथा विनम्र, उदार तथा सौहृदयी हो, साथ साथ साहसी हो, न्यायप्रिय हो तथा आत्म संयमी हो। उनका विश्वास था इस प्रकार का व्यक्ति प्रशिक्षण तथा अभ्यास से
पैदा किया जा सकता है और राजनीतिक दृष्टि से ऐसा करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। अरस्तु ने सभी नागरिकों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था की बात की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अरस्तु की शिक्षा प्रणाली व्यक्ति के चारित्रिक संस्कार के निर्माण की बात पर बल देते हैं। अरस्तु ने अपनी शिक्षा प्रणाली को 3 स्तरों में बांटकर देखा है। प्रथम, जन्म से लेकर 7 वर्ष तक, द्वितीय 8 से 14 वर्ष तक एवं तृतीय 15 से 21 वर्ष तक। उन्होंने प्रथम स्तर अर्थात 0 से 7 वर्ष तक की व्याख्या करते हुए उसमें पहले 5 वर्ष तक के बच्चों की बात करते हैं तो शारीरिक गठन पर विशेष ध्यान देने की बात करते हैं और कहते हैं कि इस समय पढ़ाई का बोझ उन पर कदापि नहीं डालना चाहिए, उनका मनोरंजन से विकास करना चाहिए, शारीरिक अंग संचालन सुचारू रूप से चले इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें मनोरंजन हो, कहानियाँ सुनाई जाए, किसी तरह का जबरदस्ती उस पर नहीं किया जाए, किसी भी प्रकार की कुसंगति से उसे बचाना चाहिए, उसे गाली भी नहीं सुनने देनी चाहिए, किसी भी प्रकार की अश्लील चित्र नहीं दिखनी चाहिए। उन्हें शैशवावस्था में बच्चों को अधिक से अधिक दूध पिलाना चाहिए ताकि वह शक्तिशाली हो सके। शराब किसी भी सूरत में बच्चे को नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे रोग में वृद्धि होती है। शिशु को ठंड सहने का अभ्यास करना चाहिए ताकि वे कष्ट सहिष्णु हो सकें और बाद में यदि सैनिक के रूप में देश की सेवा करें तो उन्हें कोई परेशानी न हो। बच्चों के रोने चीखने तक के बातों को वे कहते हैं कि इससे अंगों का संचालन होता है और उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, हृदय मजबूत होता है। यहाँ पर अगर 5 से 7 वर्ष के रूप में उनका वर्गीकरण देखें तो वे कहते हैं कि बालकों को किसी प्रकार की अश्लील वस्तुओं से दूर रखना चाहिए और राज्य को चाहिए किसी भी प्रकार की अश्लील, चाहे वो मूर्तिकार में हो अथवा नाटक हो, इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। 7 वर्ष की अवस्था तक की बच्चों की शिक्षा परिवार में ही माता पिता के पास ही मिलनी चाहिए। हालांकि इस अवस्था में घरेलू स्तर पर उनकी बौद्धिक शिक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए। द्वितीय अवस्था के रूप में वे 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को रखने की बात करते हैं और कहते हैं कि बच्चों में के लिए शारीरिक गठन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। वो व्यायाम की बात करते हैं पर कठोर व्यायाम की बात नहीं करते हैं। उनका कहना है कि इस अवस्था में कठोर व्यायाम द्वारा शरीर के विकास का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। वो यह भी कहते हैं कि इस आयु में विवेक और बुद्धि के विकास पर बहुत ज्यादा बल नहीं देनी चाहिए, लेकिन नैतिक विकास पर जरूर ही बल देना चाहिए। व्यायाम के द्वारा शारीरिक विकास होगा। शासन नीति भी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, इसलिए उन्हें पढ़ना लिखना सिखाना बहुत ही जरूरी है। कला एवं संगीत की शिक्षा देने की बात भी करते हैं और ऐसा इसलिए उनका मानना है कि संगीत नैतिक जीवन के उत्थान में आवश्यक है। यह भी उल्लेखनीय है कि वे कहते हैं कि व्यायाम से हमारा तात्पर्य है कि उछल कूद, जिम्नास्टिक, मुक्केबाजी आदि, ताकि इन उद्देश्य को रखकर यदि काम किया जाए तो बालक में साहस के गुणों का संचार होता है। अरस्तु कहते हैं कि किशोरावस्था में बालकों को काफी अधिक कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, न ही नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम करने से उनका चरित्र क्रूर हो जाएगा और नौकरी करने से उनका मस्तिष्क भ्रष्ट हो जाएगा। एक ही साथ शारीरिक और मानसिक कार्य नहीं करने देने की बात वे कहते हैं। वे कहना है कि शारीरिक और मानसिक कार्य दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं और शारीरिक परिश्रम मानसिक विकास में बाधक होता है तो मानसिक परिश्रम शारीरिक विकास में बाधक होता है। अरस्तु के
शिक्षा की तीसरी अवस्था देखें तो वह 15 से 21 वर्ष तक की है। इस अवधि में उस रूप में उन्हें प्रशिक्षित करने की बात वे करते हैं। मानसिक एवं शारीरिक विकास की भी आवश्यकता पर बल दी है। मानसिक विकास के लिए यहाँ पर आरंभ के 3 वर्षों में गंभीर अध्ययन की व्यवस्था की बात करते हैं। तो छात्रों के मस्तिष्क के विकास पर ध्यान देने हेतु पढ़ना आवश्यक है। ड्राइंग, चित्रकला, संगीत को भी वे आवश्यक मानते हैं। तो करना है 3 वर्षों की उपरांत ही कठिन परिश्रम और व्यायाम करना चाहिए। वे सैनिक प्रशिक्षण की बात करते हैं। शैक्षणिक और मानसिक विकास दोनों पर यहाँ पर पर्याप्त बल देने की बात करते हैं। यहाँ पर अरस्तु की शिक्षा विशेषताओं को देखें तो वे कहते हैं कि मस्तिष्क और शरीर से एक ही समय में एक ही कार्य किया जाना सही होता है, क्योंकि दोनों विरोधी परिणाम उत्पन्न कर देते हैं। शारीरिक कार्य शारीरिक रूप से लोगों को उन्नत करता है और शारीरिक कार्य मानसिक वृद्धि को रोकती है, तो मानसिक कार्य शारीरिक वृद्धि को रोकती है। तत्कालिक दृष्टि से अरस्तु की शिक्षा 21 वर्ष में समाप्त हो जाती है, पर साथ ही वे यह भी कहते हैं शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहती है। बच्चों को शिक्षा देने की बात पर वे कहते हैं कि छात्रों को सर्वप्रथम अक्षरों का ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि लिपि का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। इसके बाद ही वे अन्य चीजों को आसानी से सीख सकते हैं। सदैव उनका विकास करते हैं। व्यक्ति की शारीरिक थकान व्यक्ति सौंदर्य से प्रेम करना सीखता है। संगीत की शिक्षा व्यवहारिक धरातल पर यथोचित है। अपनी अपनी भावनाओं को संगीत के माध्यम से पुरस्कृत किया जाता है। अरस्तु ने संगीत को अपना किसी व्यवसाय बनाने की बात नहीं की है, बल्कि इसके सीखने के लिए 14 से 17 वर्ष की आयु तक के अध्ययन की बात वे करते हैं।